ये आपका लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत जी का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चैप्टर का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब संवैधानिक ढांचा। इसमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको जानना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। संविधान का निर्माण, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ एवं इनका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नागरिकता, ठीक है, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल कर्तव्य, मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब। ठीक है, संविधान का संशोधन देखेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमको चैप्टर की जो शुरू करना भाग वन में, ये सारे भाग वन के ही चैप्टर है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। शुरू करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छे से दिख रही है, देखने में कोई दिक्कत नहीं? कोई तकलीफ है तो जोर जोर से हल्ला कीजिए। कोई दिक्कत देखने में? क्लियर है सर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, सबसे पहले देखेंगे भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ठीक है, ब्रिटिश आती है व्यापार करने। महारानी जी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के दौरान उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी ने जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, 1765 में, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी अधिकार, ठीक है, प्राप्त कर लिए गए। ठीक है, तो ध्यान में रखिए 1765 में क्या होता है, 1765 में क्या होगा, इलाहाबाद की संधि होगी। और इलाहाबाद की संधि के साथ ही मतलब क्या होगा, कंपनी को मतलब क्या होंगे, बिहार में, ठीक है, बंगाल में, और मतलब कहाँ पे, बिहार बंगाल कहाँ पे, बिहार बंगाल और उड़ीसा में मतलब क्या मिल जाएंगे, तो इनको मतलब क्या मिल जाएगा, तो इनको मतलब व्यापारिक राइट्स मतलब क्या हो जाएगा, इनको मतलब सॉरी, इनको दीवानी के अधिकार मतलब क्या हो जाएंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, और इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की मतलब प्रक्रिया मतलब क्या होती है, प्रारंभ होती है। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम से ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन के उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो कंपनी के शासन को अगर देखेंगे तो 1858 में तो एक तरह से समाप्त कर दी जाती है, लेकिन कंपनी बाद में भी कार्यरत रहती है। अब वहां पे क्या देखोगे, 1858 में ये चीजें होती है। 1858 में मतलब क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश ताज जो है, भारत में जो शासन व्यवस्था जो चल रही थी कंपनी के माध्यम से, उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत ने एक संविधान की आवश्यकता महसूस किया। 1934 में एम एन राय ने भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो अगर व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जिन्होंने मतलब भारत में मतलब संविधान के, भारत का एक संविधान हो इसकी मांग की थी, उनका नाम था एम एन राय था। इन्होंने ये मांग कब की थी, तो 1934 में की थी। कब की थी, 1934 में की थी। ठीक है, ये भारत में मतलब किस तरह के व्यक्ति थे, भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, मतलब साम्यवाद आंदोलन, ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, उनके प्रणेता कौन थे, तो एम एन राय साहब थे। ठीक है, मानेंद्र नाथ राय, पूरा नाम क्या था, मानेंद्र नाथ राय जो था इनका पूरा नाम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी के उद्देश्य से 1946 में, ठीक है, एक संविधान सभा का गठन किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन के ग्रहण की गई है, तथापि ब्रिटिश शासन की कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं से हमारे संविधान और राजतंत्र पे गहरा प्रभाव छोड़ा है। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्न अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या चीजें निकल कर आती है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले तो क्या है, तो आपको क्या निकल कर आती है, तो देखते हैं सबसे पहली बार, तो कंपनी के शासन। ठीक है, कंपनी के शासन देखेंगे तो 1773 से लेके 1858 तक, कब तक रहेगी कंपनी के शासन, कब तक रहेगी, तो 1773 से लेके 1858 तक कंपनी के शासन रहेगी। ठीक है, तो कंपनी के शासन रेगुलेटिंग एक्ट से मतलब प्रारंभ होती है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 से मतलब क्या होगी, कंपनी के शासन मतलब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 1773 का जो एक्ट जो आएगा उसमें क्या कहते हैं, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसको जरा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है तथा
ठीक है, तथा भारत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक नंबर में क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए पहला कदम था। तो 1773 का एक क्यों आया, तो कंपनी के शासन व्यवस्था को सही रूप देने के लिए और एक नियम एक कानून को बनाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिसको 1773 का एक्ट कहते हैं। फिर इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या, रेगुलेट करना, क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है, ध्यान, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग पड़ा, ठीक है, सुधार की गई थी, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, ठीक है। अगर पूछे कंपनी के प्रशासनिक एवं मतलब के कंपनी के प्रशासनिक एवं, ठीक है, प्रशासनिक एवं बात करेंगे, क्या नाम है, राजनीतिक कार्यों को मान्यता किस एक्ट में दी गई थी, तो 1773 के एक्ट में दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई, ठीक है। तो 1773 के एक्ट में भारत में क्या, भारत में केंद्रीय प्रशासन की मतलब क्या रखी गई थी, तो नींव भी रखी गई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब 1773 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान लगा के सुन लीजिए, काम आने वाला है। तो इस अधिनियम में सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, क्या किया गया, तो इस एक्ट में क्या कहा गया, बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया। गवर्नर के नाम के साथ जनरल जोड़ दिया गया, किस एक्ट में जोड़ दिया, गवर्नर के नाम के साथ जनरल किस एक्ट में जोड़ दिया गया, तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, 1773 के एक्ट में गवर्नर के नाम के साथ, गवर्नर के नाम के साथ जनरल जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए क्या क्या, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी, ये भी पूछ देगा 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। 1973 के रेगुलेटरी एक्ट जो बनाया गया था, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो उसमें आप क्या देखना है, तो उसमें आपको ये देखना है, तो उस समय जो एक्ट बनी थी, तो गवर्नर की सहायता करने के लिए कितनी समिति, कितनी मतलब सदस्यीय टीम मतलब बैठाई गई थी, तो 4 सदस्यीय थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो मतलब 1773 के एक्ट के तहत बनने वाला पहले गवर्नर का नाम बताएगा, तो क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। या फिर प्रश्न पूछेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो क्या था, इसके तहत मद्रास में बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन आपको बताया था, इसको ध्यान में, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, समझ रहे इस लाइन को। अगर पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसको आप समझाने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका एक एग्जांपल दीजिएगा, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा, सर मतलब इसका एग्जांपल यही, ऐसे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब सत्ता एक जगह केंद्र से चलेगी, इसलिए मद्रास में बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन मतलब कर दिया है, ठीक है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, कौन कौन प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो इस सब जगह अलग अलग गवर्नर होते थे। अब सबको बोल दिया से मतलब अंतिम निर्णय लेने वाला कौन रहेगा, बंगाल का गवर्नर रहेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों में गवर्नर एक दूसरे से मतलब क्या होते थे, अलग होते थे, ठीक, क्या होते थे, तो सारे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे एक दूसरे के मतलब क्या होते थे, अलग होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या कर दिया गया, सबको मतलब क्या कर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मतलब चेंजिंग थी, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 के एक्ट में। क्लियर, समझ गए। ठीक सर। अब यहाँ पे क्या था, तो आप देखेंगे इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे, ठीक है। नाम अगर नहीं दिया रहा तो बता देता हूँ, याद रखने का बहुत आसान तरीका है, HCL याद रखिएगा, ठीक है, HCL, क्या याद रखेगा, HCL, ठीक है। H से आपको क्या रखना है, S से आपको क्या, हाइड को याद रखें, हाइड, ठीक है। C से याद रखें, चैम्बर, ठीक है, लेमेस्टर, ठीक है। लेमेस्टर एक आदमी का नाम है, चैम्बर में छिप गया, लेमेस्टर चैम्बर में छिप गया, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाइड मतलब छिपना होता है, शी का मतलब चैम्बर हो गया, एल से मतलब लेमेस्टर, लेमेस्टर चैम्बर में छिप गया, ये भी आप याद रख सकते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश जो बने थे, ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम की बात करेंगे तो उनका नाम आपका क्या हो जाएगा, तो एक एलिजा एम्पे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एलिजा एम्पे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको चीजें क्या ध्यान में रखनी, जो प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये जो बना था ये आपका सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, ये हाई कोर्ट वगैरह से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। हाई कोर्ट 1862 में निकल कर आएगा, ठीक है, जो कि 1862 में 3 जगह, 1866 में इलाहाबाद में नींव रखी जाएगी, ठीक है। ये कौन था, सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, ध्यान में रखें। आगे चल के हालांकि मतभेद भी होने लगेगा, तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, तो उसमें मतभेद को दूर किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों के निजी व्यापार
और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। बीपीएससी सीधा प्रश्न पूछेगा एक लंबा के, पूछेगा तो बताइए इनमें से 1773 के एक्ट में क्या शामिल नहीं थी। 1773 के एक्ट में क्या शामिल नहीं थी, तो इस तरह का चार पांच स्टेटमेंट दे देगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया, विशेषताएं दी हुई ना, तो चार पांच को विशेषता सीधे सीधे आपको उठा के पूछा। इस बार आपने प्रश्न देखा ना, इतना लंबा लंबा प्रश्न था, तो चार पांच को सीधे स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन नहीं शामिल थी या फिर कौन शामिल था। तो ऐसे सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं अन्य सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन सा, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तीन थी या फिर चार थे, भी थोड़ा पहले ही बताया हूँ, चार से। चार थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, के क्या? माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। बिल्कुल, कंपनी से, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, क्योंकि चार लोग जो थे कंपनी के लोग तो थे, लेकिन मतलब नेतृत्व किसे कर रहे थे, वो मतलब ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इसके भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना मतलब अनिवार्य कर दिया। आपको सारी प्रकार की जानकारी किसे देना पड़ेगा, तो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां थी। ठीक है, बहुत सारी खामियां थी। इसी खामियां को दूर करने के लिए, ठीक है, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स की बात करेंगे तो पीट्स वहां का राजा था उस समय, क्या था, पीट्स वहां का क्या था, राजा था। तो पीट्स इंडिया, पीट्स वैसे इंडिया, प्रधानमंत्री था ना? सॉरी सॉरी, पीट्स जो एकदम था पीठ प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था सॉरी, जी। विलियम पिट प्रधानमंत्री, राजा नहीं था। मैं बार बार राजा ही बोलता हूँ इसका। ठीक है, विलियम पिट जो था उस समय क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, विलियम पिट। ठीक है, तो उसी ने मतलब रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया। इसे एक्ट 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब जो खामियां जो थी उसको दूरी करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, जो कि 1784 में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब देखेंगे अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, उस पर जाके बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। मतलब क्या था, राजनीतिक कार्य जो थे अब अलग रहेंगे, और मतलब क्या होंगे, तो व्यावसायिक कार्य के जो होंगे अलग रहेंगे। इसके लिए मतलब क्या क्या, इसके लिए निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए अलग से, ठीक है, राजनीतिक मामलों के लिए अलग से बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो था पहले से। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एक बना ही दिया गया, एक जो था, एक आपको बोर्ड ऑफ क्या बनाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगा, जो कि नियंत्रण करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे राजनीतिक मामलों के लिए अलग से, व्यापारिक मामलों के लिए अलग से जब बना, तो यहाँ पे ये भी कह सकते इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधिक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। तो नियंत्रण बोर्ड के पास क्या क्या शक्तियां थी, तो ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों के महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस एक्ट में पहली बार क्या कहा गया, तो कंपनी के अधीन जो भूमि थी, ठीक है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का जो भूमि जो था, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की बात करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार को जो भारत में जो भी मतलब कंपनी के द्वारा जो कार्य जो करती थी, उनके प्रशासन पे पूर्ण मतलब नियंत्रण मतलब प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 1833 के चार्टर नियम में आते हैं। ये सही चल रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि इधर का छूट रहा हो। एक मिनट, हाँ ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम में आते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न अनुसार थी। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्री वगैरह में भी पूछे जाते हैं, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सर तो अठारह क्या सौ क्या चीजें तेरह के थी, बारे में नहीं दिया हुआ है। तो 1813 में ही था ना, ये वाला छोड़ दिया। ये 1813 का इफेक्ट जो था ना, ये ब्रिटिश भारत के भूमि को प्रोक्लेम किया गया था 1813 के एक्ट में ही था। ठीक है, मिस कर सर दिया है। ठीक है,
सत्रह सौ क्या? इक्यासी के बारे में 1781 के बारे में भी नहीं दिया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं दिया, पढ़ा तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यहाँ पे नहीं दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नहीं तो सर, 1784। सर 1781 का जो संशोधन अधिनियम हुई थी ना, उसके बारे में हम्म। आप नहीं पढ़ा है, वो उसमें मतलब छूटा हुआ है आपके पीडीएफ अरे में। तो ये इतिहास वो सब तो हमको इतिहास के फैक्ट के हिसाब से पढ़ना है, तुमको संविधान के बारे में पढ़ना, छोटा छोटा बैकग्राउंड दे दिया, ऐसा नहीं कुछ को डिटेल्स में दिया है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उस समय बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। यहाँ पे बस किस तरीके से मतलब विकास किया, संविधान बनाने का क्रमवार विकास किस तरीके से किया उसके बारे में हम लोग बात करें ना, कि मतलब एकदम डिटेल से जाएंगे। छोटा छोटा दिया, बहुत कुछ मिस भी किया है। अब लक्ष्मीकांत है, अब देख लेते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम देखेंगे। द ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में ये अधिनियम अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी, इसको जरा देखेंगे क्या क्या थी इसके बारे में। तो सबसे पहले बात देखते हैं, तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित। याद रखिएगा, नागरिक शक्तियां के साथ साथ सैन्य शक्तियां भी, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही निहित कर दिया गया। और पहले इसके ना बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे, भारत का पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को निमायक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। तो ये 1833 में जो था, इससे पहले जो बने जो भी कानून थे 1833 के, उनको निमायक कहा गया। क्या कहा गया उनको? तो उनको मतलब क्या कहा गया? निमायक कहा गया। ठीक है, अब बाद में जो कानून जो बनता है उनको मतलब एक्ट कहा गया या फिर मतलब अधिनियम कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन दो चीज को छोड़ दिया जाता है, चाय और चीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी का अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही उसके उत्तराधिकारियों के थोड़ा गया विश्वास के था ना। तहत ही। क्या? सर जी, 13 में थोड़ा गया था सर, चाय और चीनी को 33 चाय में तो चीनी पूरी तो तरह समाप्त कर सॉरी दिया सॉरी, गया था ना जी। चार चिन्ह 13 में, तेरह चार चिन्ह को छोड़ के मतलब बाकी चीजों को 13 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 33 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। 33 में कहा गया से भाई साहब तुम व्यापारिक करना छोड़ो और तुम मेरे तरफ से मतलब क्या करो, भारत में मतलब रूल करो। ठीक है, इसलिए मतलब क्या था, तो यहाँ पे मतलब एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। ठीक है, 13 में। ठीक है, चलिए 33 में तो सारा समाप्त हो जाता है। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी को भारतीय किसी भी पद पे, ठीक है, बात करेंगे, किसी भी पद पे कार्यालय या रोजगार में हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर देगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला गया सिर्फ कंपनी के या फिर भारत के किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जो कि मतलब भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन आते हैं, उन सबको मतलब खुली तौर पे मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट किया जाएगा। लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जब विरोध जब हुआ, तो उसके बाद मतलब इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें और भी कुछ है तो इसको इतना ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को निमायक कानून, ठीक है, नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम या फिर एक्ट कहा गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 1833 में कंपनी की पूरी गतिविधि मतलब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और कंपनी पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन जाएगी, जो कि ब्रिटिश सरकार के तौर पर भारत में काम करेगी। ठीक है, 1813 में चाय और चीनी के साथ व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन 33 में पूरी तरीके से उनसे अधिकार को ले लिया जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। बिल्कुल 1781 में आएगा। ठीक है, अब चलेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, 20 वर्ष तक देखेंगे, बढ़ेंगे 13, 33, 53। ठीक है, 1793 से 53 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की एक श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। ठीक है, सबसे पहले 1793 में आएगा, फिर 1813 में आता है, फिर 1833 में आता है। ठीक है, 20 वर्ष के लिए, फिर 1853 में आएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला जो था यही था, जो कि 1793 से लेके कब तक चलेगा? तो 1853 तक चलेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्नानुसार थी। ठीक है, आप देखें कभी कभी से बीच में से प्रश्न निकाल के पूछा जाता है किस अधिनियम में थी, ये चीजें बताइए। ठीक है,
तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए कई विधान परिषद का गठन किया, जिससे भारतीय केंद्रीय भारतीय या फिर भारतीय विधान परिषद या फिर केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी छोटी संसद की तरह कार्य किया। इनमें से वही प्रतिक्रियाएं अपनाई जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, मतलब जो ब्रिटिश संसद में जो चीजें होती थी उसको भी यहाँ पे अपनाया गया। इस प्रकार विधायिका जो पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी प्रक्रिया की जरूरत थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें और क्या क्या था, तो इसमें सबसे पहली बार जो कि यहाँ पे था ना, यहाँ पे पढ़े थे ना हम लोग 1833 वाला एक्ट में सिविल सेवा का परीक्षा के खुले तौर पे तो मतलब नियुक्ति तो निकाला गया, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर दिया गया बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मतलब विरोध किया था। ये 53 में दे दिया जाता है। ठीक है, इसने सिविल सेवा की भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया, और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो मैकाले समिति 1854 में आई, जो कि भारतीय सिविल सेवा से संदर्भित करेगा। ठीक है, तो 33 के एक्ट में ही था। ठीक है, किस एक्ट में था, तो 33 के एक्ट में ही था, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मतलब क्या था, विरोध के कारण इसको वापस ले लिया गया था। फिर 53 के एक्ट में दिया गया, और मैकाले भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति जो थी 1854 में किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को, ठीक है, इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का मतलब क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इनमें किसी भी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, तो पहले 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। फिर आप देखोगे उससे 93 से मतलब 1793 से 20 वर्षों के लिए 1813, फिर 33, फिर 53 तक आया। लेकिन यहाँ पे 53 के बाद, ठीक है, कितने वर्षों तक चलेगा कंपनी का, उसको मतलब फिक्स नहीं किया गया। इससे मतलब ये चीजें तो फिक्स थी, से कंपनी के शासन व्यवस्था कहीं भी किसी भी वक्त किसी मोड़ पे किसी राह पे मतलब क्या हो सकती है, तो समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। आगे चलेंगे तो इसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव की बात करेंगे बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय, ठीक है, सरकारों के द्वारा किया जाना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहां से होना था, बंगाल से, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के शासन जो था 53 के बाद 58 तक चलेगी। 58 में क्या होगा, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से लेकर 1947 तक किसका शासन है, क्राउन के रूल्स कहेंगे या फिर ताज का शासन कहेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है इसमें, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम को देखेंगे तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को मतलब क्या कर दी, तो हस्तांतरित कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त कब होगा, तो ईस्ट इंडिया का शासन समाप्ति की बात करेंगे तो कब होगा, तो ध्यान में आपको रखना है। तो कब होता है, तो आपको 1858 में हो जाता है। ठीक है, 1857 के विरोध के बाद 1947 तक किसकी शासन व्यवस्था रहेगी, तो 1947 तक बात करेंगे तो ताज की शासन व्यवस्था आपको मुख्य रूप से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चले। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, तो अधिनियम की विशेषताओं पर जरा बात कर लेते हैं। तो इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया का अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम मतलब क्या बने, वायसराय बने। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, क्या वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड। कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, गवर्नर सॉरी गवर्नर रॉबर्ट कंपनी के क्लाइव। प्रथम कंपनी के प्रथम गवर्नर बात कर रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सही है, क्लाइव ही होगा ना, नहीं, टॉमस स्मिथ होगा ना, कंपनी का टॉमस स्मिथ। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, बंगाल का क्लाइव हो जाएगा, सॉरी।
चलिए आप चलते आगे, हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक बना था 1784 में, क्या बना था, नियंत्रण बोर्ड बना था और निदेशक कोर्ट बना, दोनों को क्या करे समाप्त करके द्वैत प्रणाली को मतलब क्या कर दिया गया, भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद का सृजन किया गया, भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, जो भारत में नहीं रहता था, कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। ठीक है, जिसने भारतीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। अब ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, तो जब भी भारत का कोई भी मामला जो आप देखोगे, तब ब्रिटिश सचिव सचिव जो का भारत सचिव की बात करेंगे और भारत का जो वायसराय जो का, दोनों निर्णय लेकर करते थे। लेकिन फिर भी अगर मतभेद हो जाए, ठीक है, तो मतभेद हो जाता, सचिव का जो बात जो होता था आखिरी तौर पे माना करता था, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, करजन किचनर विवाद। जी जी। करजन किचनर विवाद, ठीक है, करजन की बात करेंगे, उस वायसराय था, किचनर जो था भारत में सेनापति था। ठीक है, ये करजन किचनर विवाद होता है कुछ मैटर को लेके, किचनर को सपोर्ट कर देता है भारत सचिव। ठीक है, इस वजह से करजन जो था इस्तीफा दे देता है। ठीक है, तो अंतिम मामला जो होगा दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला जो किसका होगा, सचिव का होगा, क्योंकि सचिव लंदन में रह रहा है और सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा भी है और कहीं ना कहीं से मतलब ब्रिटिश संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, तो आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू क्या थे, तो मॉन्टेग्यू क्या थे, सचिव थे। और चेम्सफोर्ड क्या थे, तो चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। मार्ले वायसराय मिंटो, ठीक है, मार्ले की बात करेंगे सचिव हो जाएंगे, 1909। और मिंटो क्या हो जाएंगे, ठीक है, वायसराय हो जाएंगे। ठीक है, तो सचिव और वायसराय के नाम से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या था, भारत सचिव की सहायता के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय था, कितने सदस्यीय परिषद था, 15 सच। बिल्कुल ठीक है, 15। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो सलाहकार समिति थी, परिषद का अध्यक्ष को होता था, भारत सचिव को बनाया गया था। ठीक है, ये सलाहकार समिति थी। ठीक है, इसके सलाहकार को मानने के लिए भारत सचिव बाध्य नहीं था। इस कानून के तहत भारत सचिव का परिषद गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। समझिएगा, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय शासन का अधिच्छन और उनका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली पे कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ आता है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम आना शुरू होगा। 1861, 1892, 1909 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीज था उसको देखेंगे। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत में आप शासन कर रहे हो, अभी ना भारतीय के सहयोग से इतने बड़े देश में आप शासन तो कर नहीं सकते। तो इन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर मुझे भारत में अगर शासन व्यवस्था अगर चलाना है तो भारतीयों का सहयोगात्मक कदम तो होना ही चाहिए। इस सहयोग नीति के तहत संसद ने 1861, 1892, 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, 1861 के प्रश्न, 1861 के अधिनियम से पीटी वगैरह में भी प्रश्न आते थे, जरा इसको समझ लीजिएगा। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे व्यक्ति नाम याद रखिएगा, याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को, ठीक है, क्या करेगी, तो विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, तो 1861 में एक आया था और 1862 में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें बनारस के महाराजा थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा, तो करजन के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, कब किया गया, तो 1900, ठीक है, 62 में किया गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो क्या था, इस अधिनियम के दौरान मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को अपनी विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो शुरू में हम लोग देख रहे थे केंद्रीयकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, किस एक्ट में हुई थी केंद्रीयकरण की शुरुआत,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल 1773 के रेगुलेटिंग, जिसमें बोला गया था भाई साहब बंगाल का जो गवर्नर जो है, ठीक है, वही मतलब सर्वासर्वी होगा, क्योंकि बंगाल के गवर्नर इधर फंसे हुए रहते थे, वो उधर युद्ध शुरू कर देता था मराठा से, वह उधर टीपू से लड़ना शुरू कर देता, पता ही नहीं चलता लीड कौन कर रहा है। इधर बॉम्बे के गवर्नर से बंगाल वाला संधि करके रखता था, उधर बॉम्बे के सॉरी मराठों से बंगाल वालों की संधि है, उधर मतलब बॉम्बे वाला गवर्नर जो था मराठा से लड़ना शुरू कर देता था। तो पता ही नहीं चलता चीजें किस तरीके से चल रही थी, इसलिए सबको अधीन करके क्या कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया था। तो केंद्रीयकरण की शुरुआत, पावर को सेंट्रलाइज करने की शुरुआत 1773 के एक्ट में जो हुई थी, उसको फिर से डिसेंट्रलाइज की तरह कदम, विकेंद्रीयकरण की तरफ जो कदम, जो प्रक्रिया की जो शुरुआत जो मानी जाएगी, वो 1861 के एक्ट में होगा, 35 ठीक है। लेकिन साथ में 61 नहीं, वो दूसरा चीज है 35 वाला में, ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, द्वैत शासन, मतलब वो तो शासन द्वैत समाप्त शासन करना, था, ठीक है। वो तो उस हाँ, तो वो दूसरा डायरकी चीज है, से ठीक था। है, हाँ, शासन की हाँ। शुरुआत। डर की था। यहाँ पे क्या है, तो हम्म। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, इसको जरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या चीज है, तो यहाँ पे मतलब चीजें जो है क्या, यहाँ पे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, लेकिन इसके साथ ही मतलब एक चीज और किया गया, ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाता है, सॉरी वायसराय को पावर बहुत ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पे पहुंच गया। इस विधायी विकास की गति के कारण 1937 तक प्रांतों में अपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। तो 1937 में तो आप जानते हैं चुनाव होता है, पता है ना आपको, ठीक है। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1869 में विधान परिषदों का गठन किया गया, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से मतलब विकेंद्रीकरण ही माना जाता है। तो आप देखेंगे पंजाब में बात करेंगे, बंगाल में बात करेंगे तो 62 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है। इसने वायसराय को परिषद में संचालन करने के लिए अधीन नियम आदेश बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। तो एक तरह से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से वायसराय के पास असीमित शक्ति इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे और भी प्रश्न बनता है, ठीक है, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली को मतलब मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। कब दी गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता की बात करेंगे तो कब दी गई थी, तो यहाँ पे इसी समय 61 के एक्ट में दे दी गई थी, जिसकी मांग प्रारंभ कब की गई थी, 1859 में कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था, तथा उसे विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने के। और अभी हम लोग जब पोर्टफोलियो सिस्टम जानते हैं ना, अभी हमारा मंत्रिमंडल किस तरीके से काम करता है, पोर्टफोलियो सिस्टम का ही पार्ट है ना, जिसको एक विभाग अलॉट कर दिया जाता, वो व्यक्ति उस विभाग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। इसमें भी एक सदस्य या अधिक, एक भी हो सकता था या फिर अधिक भी सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता तथा इस विभाग की काउंसिल को अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार उसका था, ठीक है। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मतलब कितनी होती थी, 6 माह होती थी। ऐसी अवधि अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी, तो 6 माह होती थी। अगर पूछेगा, ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने के अधिकृत किया गया किसमें, तो 1861 के एक्ट में किया गया, ठीक है। तो ऐसी अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी, 6 माह होती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखें कैसे कितनी होती थी, 6 माह होती। अभी भी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, 6 वीक या फिर 6 माह होता है, ठीक है, दोनों होता है, 6 वीक और 6 माह। किस किस कंडीशन में होता है बता दूंगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे 1892 के अधिनियम की विशेषता में चलेंगे। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों के पास ही था, ठीक है। तो ध्यान अगर पूछेगा किस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त या फिर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, तो 1892 के एक्ट में था, ठीक है। उसके बाद इसने विधान परिषद में कार्यों की वृद्धि तथा उन्हें बजट पे बहस करने, कार्यपालिका को प्रश्न पूछने पे, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। यही लाइन बार बार उठा के एग्जाम में पूछता है, तो किस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में, ठीक है, बजट पे बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, तो क्या बताएंगे, तो 1892 का एक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय के शक्तियों का प्रावधान था।
इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई थी, जो काम अभी वर्तमान में राज्यपाल या फिर राज्य राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वही काम उस समय भी दिया गया था। ठीक है, तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधानसभा परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद से, नगर पालिका से, विश्वविद्यालय से, अभी यही काम होता है ना, विधान परिषद में चुना जाता है ना भी सदस्य इन सभी जगह से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से प्रश्न चुने जाते हैं ना, सदस्य चुने जाते हैं, नगर पालिका से भी आता है, विश्वविद्यालय से भी आता है। ठीक है, इन सभी जगहों से मतलब गैर सरकारी सदस्य के नहीं, सरकारी सदस्य नहीं है, गैर सरकारी सदस्य है। ठीक है, ध्यान में रखें, इनकी पावर सरकारी सदस्य की तो उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया इनको? तो इनको कहा निश्चित निकायों की सिफारिश पे की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही पॉपुलर 1909 का अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। ठीक है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में काफी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 60 कर दी। कितनी कर दी गई? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में काफी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 कर दी गई। अब प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या मतलब एक समान नहीं थी। ठीक है, ध्यान, प्रांतीय विधान परिषद में एक समान संख्या कैसे हो सकता है? जनसंख्या के अनुपात में बांटोगे तो कोई राज्य बड़ा हो सकता है, कोई राज्य छोटा हो सकता है, तो उनकी संख्या मतलब क्या होगी? एक नहीं होगी। ठीक है, ध्यान में, अलग अलग होगा। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में बात करेंगे, केंद्रीय विधान परिषद समझ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वहां पे 16 से बढ़कर इनकी संख्या 60 हो गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, मतलब राज्यों में। आगे चलेंगे तो इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाएगा। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पे संकल्प रखना आदि, ये सारे दायरा बढ़ा दिया गया। आगे चले, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर के कार्य परिषद में के साथ के एसोसिएशन बनाने पे प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, ठीक है, प्रथम भारतीय सदस्य में उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो कौन सा सदस्य बनाया गया इनको? तो पहले बनने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। ठीक है, ध्यान में, वायसराय के कार्यपालिका के परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी बने। उनको कौन सा सदस्य बनाया गया? तो उनको विधि सदस्य बनाया गया। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो कहते हैं ना, भारत विभाजन की नींव भले 1947 में, भारत विभाजन भले ही 1947 में, लेकिन उसकी नींव जो थी 1909 के एक्ट में ही रख दी गई थी, तो वही था। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके तहत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो कोई क्षेत्र में अगर मुस्लिम, अगर मान लीजिए वहां पे जनसंख्या मुस्लिम की ज्यादा है, तो वहां पे कैंडिडेट कैसा उतारेंगे? तो मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देंगे, मतलब वो अपने कैंडिडेट को ही मतलब चुनेंगे। तो इससे मतलब क्या होगा? तो इसमें मतलब क्या होगा? बहुत अधिक मतलब क्या होगी? तो सांप्रदायिकता का बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को प्राथमिकता प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का क्या कहते हैं? जनक भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद पूछता है। इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन में भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व की प्रावधान किया गया। ये 1919 में, 1909 में हुआ, फिर 1919 में फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, फिर 1935 के एक में भी बढ़ेगा। तो आगे चलेंगे तो देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? तो 1919 का अधिनियम आता है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश शासन ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कि 1919 में लागू होता है। ठीक है, तो 1917 में मतलब घोषित होता है, 1919 में बनता है, 1921 में लागू होता है। ठीक है, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड क्या था? भारत के क्या था उस समय? वायसराय थे।
विशेषता की बात करेंगे, विशेषताएं क्या क्या है? तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान एवं उन्हें पृथक करके राज्यों और केंद्रीय नियंत्रण में कम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सूची, संघ सूची जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना, तो 1919 के एक्ट में ही था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पे विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना था। तो यहाँ पे जो राज्य सूची के विषय जो थे, राज्य उस पे कानून बना सकते थे, और जो संघ सूची में जो सब्जेक्ट जो रखा गया, सेंट्रल उसमें कानून बनाता था, लेकिन दोनों को बांट तो दिया गया, लेकिन अभी भी मतलब सरकार का ढांचा क्या है? तो सरकार की ढांचा की बात करूंगा तो एकात्मक ही है। सरकार की ढांचा कैसी है? तो सरकार की ढांचा अभी भी बात करेंगे तो कैसी है सरकार की ढांचा? तो सरकार की ढांचा स्टील मतलब क्या है? तो उनका एकात्मक है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अभी मतलब चेंज नहीं, ढांचा क्या रहेगा? एकात्मक ही रहेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखेंगे, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में मतलब विभक्त कर दिया। ठीक है, इसमें दो विषय को रखा गया, ठीक, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित विषयों पे गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य पे वो उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पे गवर्नर कार्यपालिका के परिषद की सहायता से शासन करता। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रांतीय विषय, ठीक है, मैंने बोला ना, एक जो था संघ सूची था। ठीक है, क्या था? संघ सूची। ठीक है, एक जो था राज्य सूची था। तो राज्य सूची के विषय को दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, मतलब प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटेंगे, एक होता हस्तांतरित होगा, दूसरा आरक्षित होगा। तो हस्तांतरित पे बात करेंगे। ठीक है, हस्तांतरित पे गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, इनका होता था, गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य पर उन मंत्रियों का सहायता ले जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि आरक्षित विषय पे गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी कि से डायरकी से उत्पन्न होता है, द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि ये व्यवस्था काफी हद तक असफल रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रांतीय विषय को बांटा गया था। ठीक है, दो विषय बनेंगे, एक केंद्रीय बनेंगे, एक प्रांतीय। अभी के वर्तमान संदर्भ में इसको समझने की, एक संघ सूची, एक राज्य सूची। राज्य सूची को क्या करेंगे? दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, एक क्या होगा? एक होगा हस्तांतरित होगा, दूसरा क्या होगा? आरक्षित होगा। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय पे गवर्नर की बात करें, किससे मदद लेगा? तो इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता से मदद लेगा जो कि विधान परिषद के प्रति क्या उत्तरदायी है। दूसरे आरक्षित विषय में किसका मदद लेगा? तो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करेगा। ठीक है, इसी से मतलब डायरकी उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन डायरकी का यूनानी शब्द है, ध्यान में रखिएगा। मतलब द्वैध शासन उत्पन्न होता है जो कि काफी दिनों तक मतलब नहीं चलता, मतलब असफल रहता है। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ हुई। किसमें हुई? तो 1919 में। ठीक है, इस कौन था? 1919 ही था ना? हाँ, 1919 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पे द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का मतलब क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, ध्यान रखें। तो 1919 के एक्ट में ही राज्यसभा लोकसभा की गठन करने की मतलब क्या थी? बात कही गई थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। आगे माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। तो दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य थे उनको मतलब क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना गया था। ठीक है, समझ कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। ठीक है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए, सभी लोग नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था 1919 के एक्ट में, पता है ना? सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अनुसार वायसराय कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, इसमें भारतीयों के मतलब शामिल किया गया था। तो 6 सदस्य में बात करेंगे ना, तो 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, लेकिन कमांडर इन चीफ जो होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने सांप्रदायिक आधार पे, मैंने बोला 1909 के एक्ट में क्या था? सांप्रदायिक अधिकार मुसलमानों को राइट दिया गया था, लेकिन सांप्रदायिक आधार को अगर पूछेगा बढ़ाया कब गया ना, तो देख लीजिएगा 1919 ऑप्शन रहेगा तो 1919 कीजिएगा, 1935 रहेगा तो 1935 होगा। दोनों एक्ट में, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को मतलब क्या किया गया था? तो दोनों के दोनों एक्ट में मतलब क्या किया गया था? दोनों के एक्ट में बढ़ाया ही गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर जी, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे अधिक विस्तार किसमें किया गया था? यही 1919 वाला होगा ना? नहीं, 1919 वाला में सबसे अधिक विस्तार था। ठीक है, इसमें तो महिला वगैरह को भी साथ दे दिया था, हालांकि महिला तो बाद में वोट करेगी। 1919 लेकिन घटना चक्र उत्तर उसमें जो है ना 1935 देता है। इसमें देखना पड़ेगा, मैंने तो 1919 देखा। देखिए 1919 क्योंकि वो
वो निचली जाति तक के लिए भी बढ़ाया गया था हाँ ना, उसमें था। शायद इसलिए रहता। हाँ उसमें एसटी एसटी को दे दिया गया था, उसमें दे दिया गया। देखिए इसमें किसको, सिख को मिल जाता है, भारतीय ईसाई को मिल जाता है, आंग्ल भारतीयों को मिल जाता है, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसमें बहुत कुछ था। ठीक है, इस कानून ने संपत्ति कर, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने बोला से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों को चुना जाना था लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। किसको किसको, तो इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पे सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन अगर पूछेगा किस एक्ट में प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग किया गया था, तो 1919 के एक्ट में ही। लेकिन क्या सभी लोगों को दे दिया गया था? तो सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी आप लोग पढ़ते हैं ना, सार्वभौमिक मताधिकार। हमारे यहाँ क्या 18 वर्ष का जो भी लोग हो गए, अगर क्राइटेरिया में आते तो वोट करेंगे, तो उसको सार्वभौमिक मताधिकार कहेंगे। यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, क्योंकि इसका आधार क्या बना दिया गया, संपत्ति, कर या फिर शिक्षा। मतलब पहले आपके पास संपत्ति होना चाहिए, यू आर ए टैक्स पेयर। ठीक है, और आप एडुकेटर होना चाहिए। ठीक है, उसकी मतलब आपका एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उसके आधार पे आप मतलब क्या कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत के सचिव द्वारा ही मतलब किए जा रहे हैं कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित करें। उच्चायुक्त मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाई कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई कमीशन। अभी भी आप लोग पूछते हैं भारतीय हाई कमीशन, भारतीय उच्चायोग। ठीक है, तो उसी तरह तो यही जो उच्चायुक्त तो बनाया तो गया, लेकिन जो इसका जो काम, सचिव का जो कार्य जो था ना, उसी कार्य को उसमें मतलब क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत एक लोकसभा आयोग का भी गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो 1926 में इसके लिए सर कमीशन आई थी, ली कमीशन था सर। ठीक है, ली ही थी ना, हाँ सही अनुशंसा है की सर, थी। सही सही है। तो 23-24 में आया था। ठीक है, 24 में था। ठीक है, तो उसके बाद ध्यान में रखेंगे, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव मत तो रखता ही है, क्योंकि राज्यों को बोला गया भाई साहब अगर आपका मन है तो अपना बजट क्या आप खुद ही बना लो। ठीक है, केंद्रीय बजट को राजकीय बजट से मतलब राज्यों के बजट से क्या कर दिया गया, तो अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो यही जो आता आगे चल के 1919 में जो था 10 वर्ष के लिए, 1927-28 में आ जाता है कौन, तो वही बोलते व्हाइट मैन कमीशन जो था 1919 के रिपोर्ट को ही जांच करने के लिए आना था। ठीक है, इसको आना था 1929 में, लेकिन समय के निर्धारित पूर्व ही मतलब आ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कि काफी विवाद का कारण भी आगे चल के बनता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसको हमने किस रिपोर्ट के नाम से जानेंगे आगे चल के, कौन सी रिपोर्ट थी वो, साइमन साइमन बिल्कुल रिपोर्ट। साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन अगर पूछेगा 27 में गठन हुआ, 28 में भारत आई और 30 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, याद रखिएगा। जी ठीक सर। है, आगे चलेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में यानी निर्धारित समय के 2 वर्ष पूर्व भी, आना तो कब होना चाहिए, 10 वर्ष बोला था 1919 में एक आई थी, तो 1929 में होना चाहिए ना, क्योंकि बोला था 1919 है में एक आया, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड बोला 10 साल के बाद इसकी जांच करेंगे, तो आपके कायदे से कब आना चाहिए, 1929 में आना चाहिए। लेकिन आती कब है, 1927 में आती है। ठीक है, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन, इसका हेड कौन कर रहा था, तो हेड कर रहा था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय। ठीक है, टीम की क्षमता कितनी थी, इंपॉर्टेंट है, कितनी टीम की क्षमता थी, तो 7 सदस्यीय टीम थी। ठीक है, विथ सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन को लेके 7 सदस्यीय टीम थी। ठीक है, वैधानिक आयोग की घोषणा की गई। आयोग ने सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने बहिष्कार किया। आयोग ने 1923 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ पे बात करेंगे तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारी का विस्तार, ब्रिटिश शासन के संघ की स्थापना में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश दी गई। तो आपसे ये सारा प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे केवल इतना पूछेगा कि क्या 1928 में जो साइमन कमीशन जो भारत जो आई थी, उसने द्वैध शासन प्रणाली को जायज ठहराया था या फिर बोला था इसे समाप्त कर देना चाहिए, तो उसको जारी रखने के बारे में कही गई थी। क्या बोला था, तो द्वैध शासन प्रणाली को बोला गया था भाई साहब क्या रखो, इसको जारी रखो। ठीक है, क्योंकि 1919 के एक में कहां पे, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था मतलब क्या किया गया था, शुरू किया गया था ना, देखो 1935 के एक में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने बोला था द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार। ठीक है, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना में सांप्रदायिक निर्वाचन, सबको बोला था मतलब क्या रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और ठीक है भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल में सम्मेलन किए। ठीक है, तो इन्हीं जो आप यहाँ पे देखिए 3-4 प्रश्न यहाँ से बन जाता सीधा सीधा, लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपको बेसिक चीजों को समझना है। तो सबसे पहले 1919 के एक्ट को जांच करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में आता है। साइमन कमीशन 1930 में अपना रिपोर्ट देता है। फिर इस रिपोर्ट को विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ठीक है ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल में सम्मेलन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन ने रिपोर्ट जो 1930 में जो सॉरी हाँ 1930 में जो रिपोर्ट सोची है उसमें मतलब विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। क्या पत्र तैयार किया गया? श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद में संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। ठीक है, इस समिति की सिफारिशों में कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम सबसे बड़ा था, सबसे व्यापक था और लास्ट अंतिम अधिनियम था जो कि भारत में आया, जो कि आजादी से पहले आने वाला। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक अवार्ड, आपको पता होना चाहिए उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड साहब थे। अगस्त 1932 में ठीक है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पे एक योजना घोषणा की और इसे कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, ये सारे तो 1919 में था, उसको तो कंटिन्यू किया गया और साथ में मतलब दलितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था गांधी जी बहुत व्यतीत हुए, क्योंकि गांधी जी का यहाँ पे क्या मानना था? गांधी जी को मानना था भाई साहब अपने सिख को दे दिया, जो कि सिख की बात करें, बुद्ध की बात करेंगे, जैन की बात करेंगे। जब हिंदू को डिफाइन करेंगे ना तो इसमें हिंदू ही नहीं शामिल होंगे, उसमें बुद्ध भी शामिल होगा, जैन भी शामिल होगा, सिख भी शामिल होते हैं। ठीक है, आई थिंक पारसी भी नहीं, पारसी नहीं है। ठीक है, हिंदू है, बुद्ध है, बौद्ध है, जैन है, सिख है। ठीक है, 4 हिंदू। ठीक है, सब तो इन लोग को अलग अलग दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो चल सकता है। लेकिन हिंदू समाज का जो एक मुख्य धारा के लोग, जो हमारा दलित वर्ग के लोग है, उसको भी अगर आप अलग करना अगर चाहते हो तो क्या होगा? इससे तो मतलब काफी अहित होगा ना। ठीक है, इससे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा हिंदू से मतलब कट जाएगा। तो इसी विचार को लेकर गांधी जी क्या थे उस समय, मतलब क्या करें, हड़ताल कर देते हैं। और उस समय गांधी जी होते पुणे के यरवदा जेल में। आप बोलोगे गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में क्यों होते हैं? क्योंकि गांधी जब 1931 में जब वहां से वापस आते हैं, कहां से आएंगे? गोलमेज वो सम्मेलन से जब गोलमेज लंदन से जब सम्मेलन वापस जब आते हैं तो दोबारा इस समय यहाँ से इस समय निकल गया रहता है, क्या नाम है इसका, इरविन निकल गया रहता है। इरविन की जगह पे कौन बन जाए? वेलिंगटन रहता है ना शायद इस वेलिंगटन समय, वेलिंगटन रहता है। वेलिंगटन और जब दोबारा जब सोचते हैं तो वहां से तो ठगे हुए आते वापस, इनको लगता है सबको चीट किया गया, लंदन बोला के सही सबनीय आंदोलन का बंद करवा के थे, दोबारा चाहते थे फिर से सबनीय आंदोलन हम शुरू कर दे। तो उसी पर वेलिंगटन आदेश देते थे गांधी जी को पकड़ के जेल में डालो। और गांधी जी इस समय कहाँ पे होते हैं? पुणे की यरवदा जेल में होते हैं। यहाँ पे अनशन प्रारंभ कर देते हैं। और जब अनशन प्रारंभ कर देते हैं सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? क्योंकि अम्बेडकर को, क्योंकि अम्बेडकर का मानना गांधी जी गलत कर रहे थे कि दलितों को अगर प्रतिनिधित्व दे रहा तो दलितों का विकास होगा। तो गांधी जी अनशन करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत अंबेडकर जी को होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अंबेडकर जी पे ही प्रेशर होता था। तो कहीं से मान लीजिए गांधी को कुछ हो जाए, देहांत ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारे कांग्रेस के नेता, पूरा देश वाला अंबेडकर जी के ऊपर प्रेशर बनाता है। उसके गांधी जी से मिलने अंबेडकर जी जेल में जाते हैं, कहते हैं देखिए आपका मरने का पाप जो है ना मैं अपने सर पे नहीं ले सकता, तो आप क्या चाहते हैं बताइए। तो गांधी जी कहते हैं भाई साहब तुम जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर वो तुम वापस ले लो, उसके बदले में आरक्षण ले लो, हिंदू जाति से कटने की कोशिश मत करो। ठीक है, विशेष आरक्षण ले लो। ठीक है, तो उसी पे आरक्षण के मुद्दे को लेके ठीक है क्या होता है, दलितों के लिए मतलब स्थान आरक्षित किए गए। और इसके लेकर मतलब गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या होगा? तो पूना पैक्ट होगा। कौन सा पैक्ट होगा? पूना पैक्ट होता है। अब पूना पैक्ट में पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, गांधी जी के बिहाफ पे मतलब काफी काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने मिलकर मतलब पूना पैक्ट को संचालित किया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया। संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था समझ रहे हैं, मतलब हिंदू का मतलब इसे दलित वगैरह सारे के सारे शामिल रहेंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है, और दलितों को ये हाँ स्थान आरक्षित कर दिएगा, मतलब बोलेगा दलितों के लिए क्या कर देते हैं? स्थान आरक्षित कर देते हैं, लेकिन अलग होने की बात ना करो। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आएंगे अंतिम वाला 1935। यहां से प्रश्न सीधा सीधा क्या पूछता बता दे रहा हूं। 1935 का नियम सबसे बड़ा था, सबसे व्यापक था, सबसे बेहतरीन था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका निंदा भी किया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, इसे सीधा सिर्फ इसमें धाराओं की संख्या कितनी थी? तो 1 2 3 इधर से चलिए, या फिर 3 2 1। ठीक है, आसान है याद करना, 3 2 1 मतलब 321 धाराएं थी। अनुसूची की बात करें, अनुसूची की संख्या कितनी थी?
10 10 10 थी। ये अधिनियम जो है हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि आगे चल के यही अधिनियम जो है हमारे भारतीय संविधान का रीढ़ का हड्डी साबित होगा। ठीक है, लगभग 70 से 75%, कहीं कहीं 80% में लिखा रहा था, 80% हूबहू चीजें जो है यहीं से उठा लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चैनल से आएंगे तो मैं बैन कर दूंगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इसमें 321 धाराएं थी और 10 मतलब क्या था, इसमें अनुसूचियां था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, इस पे जरा बात करते हैं। तो क्या क्या विशेषता थी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी विशेषता के ऊपर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जो कि कभी पूरा तो नहीं हो पाया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की मतलब सपना जो था इनकी, इसने राज्यों और रियासतों में एक नई इकाई की तरह माना गया। अधिनियम में केंद्र की इकाइयों के बीच 3 सूचियां जोड़ दी गई। एक जो था वो संघीय सूची, जिसमें 59 विषय था, उस समय की बात कर रहा हूँ। अभी बताइए कितना विषय है। राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 विषय। ठीक है, 100 हो गया अभी सर। इसमें 100 है, इसमें से 57 है क्या? हाँ। 57 है क्या इसमें? जी सर, जी सर। नहीं सर 100 है संघ में। इसमें कितना? 300? 100 है। ये 100 अरे ठीक तो है, संघ में तो ठीक है, संघ में तो है ही 100। ठीक है, तो राज्य में पूछ रहा था, राज्य में कितना राज्य में है? 61 है। 61 57 है राज्य में सर। 61 राज्य में। हाँ ठीक। ठीक है, जो भी है याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछता है ये। ठीक है, तो उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे समवर्ती में कितने विषय थे? 36 विषय थे, 1935 के एक। ठीक है, 36 विषय उस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? वायसराय की थी। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक समिति भी बनाया गया, बटलर समिति बनाया गया, जो कि ब्रिटिश सरकार के बीच में, ब्रिटिश सरकार और मतलब क्या बोलते हैं, जो देशी रियासत जो था उनके बीच में मतलब मतभेद को कम करना उद्देश्य था। आई थिंक बटलर समिति 1927 में बनी थी। 27 थी। 27। जी सर। हाँ ठीक है, 27 में हाँ बनी थी, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाई। ठीक है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट है, राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीकों से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम के राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई, 1939 में फिर से इसे समाप्त कर दिया गया जैसे सरकार गिरती है। ठीक है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो 1935 के एक्ट में, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त होगा और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ होगा। परिणामतः संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों से विभक्त करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि उस समय हो रहा था ना, वहां पे 1919 वाला में कर रहे थे ना प्रांत में, उसी तरह सेंट्रल में जब करेंगे तो इसमें फिर से मतलब क्या होगा, हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय फिर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाए। अब यहाँ पे ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो 11 राज्य थे, वहां पे 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, अभी वर्तमान में भी 6 में ही है। ठीक है, वर्तमान में अभी 6 में भी है द्विसदनीय व्यवस्था, उस समय भी 11 + 6 याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार बंगाल में, बंबई में, मद्रास में, बिहार में संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय परिषद, द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गए। हालांकि इस पे कई प्रकार के प्रतिबंध अभी कहाँ कहाँ है, तो अभी आपका बिहार में है, संयुक्त प्रांत बिहार, में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल। तो ये तो अभी, तमिलनाडु। लेकिन उस समय भी 6 जगह पे था। कहाँ कहाँ पे था? बंगाल में था, बंबई में था, मद्रास में था, बिहार में था, संयुक्त प्रांत में था। ठीक है, संयुक्त प्रांत कहने का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, संयुक्त प्रांत के यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, वर्तमान में समझेगा यूपी। ठीक है, गलत में समझिएगा। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करेंगे ना, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान आते थे, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका होता तो उसको वो बोलते थे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बोलते थे। ठीक है, लेकिन इस संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश समझिएगा। ठीक है, उसके बाद का इसमें दलित, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था का प्रचार किया गया। तो यहाँ पे दलित को भी दिया गया,
जो कि गांधी जी इसको 1932 वाला के लिए बहुत शोरगुल भी किए थे। महिला और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर इंग्लैंड में भारत सचिव के सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, तो इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव के सलाहकारों को टीम मिल गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, लेकिन रिजर्व बैंक की स्थापना 1937 में होती है। ठीक है, हालांकि इसी एक्ट में था, 37 ही है ना, 35 नहीं, 37 में न्यायालय था, सॉरी, सर 1934 का अधिनियम 37 में न्यायालय होगा, 37 में न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, संघीय न्यायालय होगा। ठीक है, इसने न केवल संघीय लोकसेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। जो अभी बीपीएससी के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी स्थापना 1935 के एक्ट में ही बात की गई। ठीक है, संघ लोकसेवा आयोग तो था ही। ठीक है, यूपीएससी जिसको कहते हैं, इसके राज्यों के लिए भी मतलब आयोग बनाना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त सेवा आयोग के भी गठन की बात कही गई थी। ठीक है, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कौन सी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 के एक्ट में होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो क्या निकलेगा? बहुत ज्यादा है क्या इसमें? तो चलिए इसको यहीं पे नहीं समाप्ति कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। 1947 का एक्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, 1947 का एक्ट को देख लेते हैं। तो चलिए 1947 का क्या एक्ट में तो लास्ट यही है ना, 1947 का एक्ट। उसके बाद तो नहीं, हमको लगा ना मंत्रालय वगैरह को भी कहीं बढ़ाएगा ना। ठीक है, नीचे दिया भी वाला। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें, 20 फरवरी 1947 को उस समय लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। ठीक है, और लेबर पार्टी थोड़ा उदारवादी पार्टी रहती है, तो इटली जो थे उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा में मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को सरकार ने फिर मतलब स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो 1946 में जो संविधान सभा जो बनी थी, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि संविधान सभा उसी पे लागू होगी। ठीक है, जो कि उन क्षेत्रों में मतलब क्या करेंगे, जो मानेंगे। ठीक है, उन पे लागू नहीं होगी, जो कि पूरे संपूर्ण भारत पे लागू नहीं होगी। इनके लिए पहले उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको 3 जून प्लान की बात करेंगे, 3 जून प्लान कहते हैं, डिकी बट योजना कहते हैं, माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ठीक है, इस सारा का सारा नाम जो है इसी का नाम है। ठीक है, 3 जून प्लान। ठीक है, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जो कि माउंटबेटन योजना के नाम से जाता है, बाल्कन प्लान के नाम से भी जानते हैं, डिकी बट योजना के नाम से भी जानते हैं। दोनों को ध्यान में रखेंगे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर, ठीक है, बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अधिनियम की विशेषता क्या की थी? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र मतलब क्या करेगा, घोषित कर देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राज भारत और पाकिस्तान सृजन किया। इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल अलग होने की स्वतंत्रता दी, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की मतलब क्या दी, तो स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ठीक है, 2 राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, जिसमें से भारत की बात करेंगे, प्रथम गवर्नर की बात करेंगे, कौन बनेंगे, तो क्या नाम है इनका, लॉर्ड माउंटबेटन ही बन जाएंगे। जबकि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो कौन बनेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना बनेंगे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है, इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन ताज को करनी थी। इन पे ब्रिटेन सरकार की कोई नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, ब्रिटेन सरकार का इन पे कोई नियंत्रण नहीं होगा। इनमें से दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों को संविधान बनाने के लिए कि किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई, मतलब कहीं से भी संविधान को
इंस्पायर होकर बना सकते हैं। ठीक है, सब सभाओं को यह भी शक्ति दी गई कोई किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, या फिर उसको रख भी सकती है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी स्वतंत्रता यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम उनको निरस्त करना है तो वो भी कर दे। ठीक है, इनसे दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभा पर शक्ति प्रदान की गई नए संविधान के निर्माण एवं क्रियान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। ठीक है, तो जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक, जैसे कि हमारा बात करेंगे ना, हमारा जो मतलब संविधान जब तक नहीं बना था तब तक संविधान सभा ही मतलब हमारा विधानसभा की तरह भी मतलब कार्य करता था, केवल उसका अध्यक्ष चेंज हो जाता था। जब संविधान सभा के तौर पे काम करती थी तो राजेंद्र बाबू उसका मतलब क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। और जब विधानसभा के तौर पे जब काम करती थी तो उसका साथ जीवी मावलंकर साथ हो जाते थे उसका। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, नाम याद नहीं आ रहा, यही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तौर पे संविधान सभा के तौर पे भी काम करती थी और अंतरिम सरकार के तौर पे भी काम करती थी। क्योंकि आप देखेंगे 1946 में संविधान बनना तैयार हुआ और देश 1947 में आजाद होता है, लेकिन 1949 में जाके मतलब क्या होता, संविधान लागू होता। तो कोई ना कोई तो काम करेगा ना 200 वर्षों तक, नहीं तो देश में अराजकता नहीं फैल जाएगी। तो संविधान सभा ही मतलब क्या थी, अंतरिम सरकार के तौर पर भी मतलब अंतरिम संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। तो जब अंतरिम संसद के तौर पर जब उसकी बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता सर मालंकर साहब करते थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद जो था 1947 के अधिनियम में समाप्त हो गया था। ठीक है, सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई और इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र इसके साथ ही ठीक है आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पे ब्रिटिश हस्तक्षेप भी मतलब समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है। मतलब कोई भी राज्य अगर चाहे देशी रियासत तो भारतीय डोमिनियन के साथ मिल जाए या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मतलब मिल जाए। ठीक है, इस अधिनियम में डोमिनियन नया क्या होता है संविधान, सर? डोमिनियन मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, डोमिनियन मतलब जो कभी मतलब अपने बेसिक सत्ता के अधीन रहा हो लेकिन वर्तमान में क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, उसको डोमिनियन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों के लिए अभी भी मतलब ब्रिटिश सत्ता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। ठीक है, बिल्कुल। इस अधिनियम ने एक नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तो उनकी प्रांतीय सभाओं के भी सरकार चलाने की व्यवस्था की। ठीक है, जब तक रूल्स नहीं बन जाता तब तक 1935 के एक्ट तक 1935 में एक्ट में जो नियम कानून जो था उसी के अनुसार मतलब क्या होगी तो शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। ठीक है, हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों ने इस कानून में सुधार करने का अधिकार था, अगर चाहे तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं कुछ घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसने ब्रिटिश शासन के विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल में प्रांतीय गवर्नर को राज्य संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नर को, ठीक है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। अभी वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल की बात करेंगे राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, इन्हें सभी मामलों पे राज्यों के मंत्री परिषद की परामर्श पे कार्य करना होता था। अभी भी राज्यपाल राज्यों के मंत्री परिषद के परामर्श पे ही कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति भी मंत्री परिषद के अधीन बंधे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखा अपने मन से कुछ, तो उस समय भी यही चीज कही गई। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियां करने और पदों का आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती थी जो उन्हें पहले से प्राप्त था। ठीक है, तो बात करेंगे 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवाओं कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती थी जो उन्हें पहले से प्राप्त था, आगे चल के भी उनको वही मिलेगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। जवाहरलाल नेहरू को शपथ कौन दिलाएंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही मतलब शपथ दिलाए थे। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, 1946 में जो संविधान सभा जो बनी थी वही मतलब संसद के तौर पे काम कर रही थी या उसी को भारत का पहला संसद भी स्वीकार कर लिया गया। मतलब ये लोग जो चुन के जो पहला संसद के लिए चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है, चुनाव किसके लिए होता था, संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जो कि प्रांतीय विधानसभा
चुनाव से चुनकर आए थे, जो कि एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इसी तरीके से इनको चुन लिया गया। ठीक है, आप चलेंगे ऊपर के कुछ चीजें छूट गई थी, उस पर भी जरा बात हम लोग कर ही लगते हैं। 1946 में अंतिम सरकार बनी थी, तो राष्ट्रमंडल तथा विदेश मंत्रालय इनके पास था। पटेल जी के पास गृह सूचना एवं प्रसार, राजेंद्र बाबू के साथ खाद्य एवं कृषि, मथाई साहब के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम बिहार से आते थे, श्रम था इनके पास, बलदेव सिंह के पास रक्षा था, एच सी भाभा के पास खान एवं क्या नाम, खान कार्य एवं ऊर्जा था। लियाकत अली की बात करेंगे तो वृत्त था। ठीक है, वित्त हो जाएगा। अब्दुल रब नस्तर के पास की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डाक एवं वायु हो जाएंगे। आसफ अली रेलवे हो जाएंगे। ठीक है, सी राजगोपालचारी के शिक्षा एवं कला हो जाएंगे। आई चुंदरीगढ़ की बात करें वाणिज्य हो जाएंगे। गजनफर अली खान के पास के स्वास्थ्य हो जाएंगे। जोगिंदर नाथ मंडल के पास के विधि हो जाएंगे। 1940 का है। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है। टोटल सदस्य की संख्या कितनी है, तो टोटल सदस्य की संख्या मतलब कितनी है, 14 है। ठीक है, तो 14, तो इसमें से 14 में से 9 और 5 का रेशियो था। ठीक है, 9 और 5 का रेशियो था। ठीक है, 9-5 था। हाँ ठीक। ये हाँ सर, मुस्लिम 5। देखो, ये अब्दुल्ला नस्तर, ठीक है, जी सर, जी। लियाकत अली, ठीक है, उसके बाद आई और ये चुंदरीगढ़, ठीक जोगेंद्र है, नाथ मंडल, ये 3 ये और 2 ये। जोगेंद्र ठीक है, नाथ हाँ मंडल। ठीक है, ये के सारे के साथ 9-5 था, 9 + 5 था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते। अंतिम सरकार में सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो अध्यक्ष की बात करें वायसराय ही था, लेकिन उपाध्यक्ष नेहरू जी को बनाया गया। लेकिन स्वतंत्र भारत की मंत्रिमंडल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी के पास था, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंत्री विदेशी मामले थे। अगर पूछेगा भारत के प्रथम विदेश मंत्री, तो नेहरू जी कीजिएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है, गृह थे, सूचना प्रसारण राज्यों के मामले थे। राजेंद्र बाबू के पास खाद्य एवं कृषि था, जो कि आगे चल के राष्ट्रपति बन जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम के पास शिक्षा हो जाएंगे, प्रथम शिक्षा में। मथाई साहब रेलवे परिवहन। आर के शनमुखम चेट्टी के पास वित्त था। अंबेडकर जी के पास विधि था। जगजीवन राम जी के पास श्रम था। बलदेव सिंह जी के पास रक्षा था। राजकुमारी अमृतकर वन एंड ओनली महिला। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, उसमें से केवल ये थी। स्वास्थ्य मंत्रालय, आज इनसे एक प्रश्न और भी बनता है, जब तक जीवित रही थी ना, तब तक स्वास्थ्य मंत्रालय, इनका मंत्रालय कभी चेंज नहीं हुआ था। एस.सी. भाभा की बात करेंगे, वाणिज्य था। रफी अहमद किदवई की बात करेंगे, संचार था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, उद्योग एवं आपूर्ति। प्रश्न क्या बनता है, नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी.एन. गाडगिल की बात करेंगे तो खान एवं ऊर्जा था। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सर ये तो हम एक लोग को क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक किसी विभाग के सबसे ज्यादा मंत्री पद पर कौन रहे थे, तो वो जगजीवन राम हो जाएगा। जगजीवन राम लॉन्गेस्ट सर्विंग, सेम डिपार्टमेंट पे रहे थे, जगजीवन राम रहे थे। ठीक है, 37 वर्ष रहे थे का सर। जीवन राम बिहार के कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट से आते थे सर? बिहार से थे जगजीवन राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मीरा नहीं कुमार पता। के पिताजी है मीरा पिताजी कुमार है के। मीरा कुमार। ये तो सासाराम विधानसभा